एक्चुअली सर चीता कैंप के लोगों को पानी, रोड या तो कब्रिस्तान, अभी नया मुद्दा है कब्रिस्तान, लेकिन इन सारी चीजों में ही समेट के रख दिया जाता। या तो वो पानी के लिए कुछ कर दिए तो वो महान हो जाते हैं, या फिर उन्होंने रोड बना दिया चीता कैंप वालों के लिए तो वो महान हो जाते। तो आपका ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि जीतने के बाद आपके बहुत सारे सपने हैं यहाँ को लेकर, लेकिन जीतने के बाद ऐसा तो नहीं कि रोड या पानी का ही लेकर आप भी मतलब थम जाएंगे? देखिए, रोड, पानी और डेवलपमेंट का मसला तो नगर विकास का मसला है, वो तो आता ही आता है। उसके अलावा उससे आगे बढ़ कर के भी बहुत सारे मसले हैं ना। एजुकेशन का मसला है, अवेयरनेस का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, ये मसाइल बहुत ज़्यादा है। करप्शन का मसला है, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट का मसला है। अभी आप देखो, एफ सेक्टर जो है वो इतने सालों से उसका कच्चे नंबर पे सोसाइटी चल रही है, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात करने जाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो जिम्मेदार है वो लोग, जो डेवलपर्स आ रहे हैं, उनसे इतना ज़्यादा डिमांड कर दे रहे कि वो भाग जा रहे हैं, तो बाकी लोगों का डेवलपमेंट कैसे होएगा? वहाँ का बहुत बड़ा मसला है। फिर वहाँ पे जो रेंट उन्होंने बीएमसी को देना चाहिए वो दे ही नहीं रहे, वो उनके अकाउंट में ही सीज है। तो वो पैसा पर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ महीने में साल में एक बार मीटिंग कर ली और खाना खिला दिया, और मीटिंग करके उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरे साल में मिलते हैं। तो इस किस्म की जो है वो हरकतें जो हो रही है या जो बातें चल रही है, उससे आम लोगों को कोई वो डेवलपमेंट नहीं करने देना चाहते। एक्चुअली मेरा सवाल यही है कि ये जो हो रहा है, आने वाले लोग हर कोई यही बोलते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है कि मैं क्यों करूंगा इसमें, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है, आपके एहतसाब की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद एहतसाबी को सामने रखता हूँ। किरामन कातिबिन की बात है तो मेरे लिए पुलिस तो मेरे कंधों पे ही है। अल्लाह को मुझे जवाब देना है, तो इसके लिए मुझे ये कहना कि पलट जाएंगे, इसका तो कोई सवाल नहीं होता है। और आप अगर इस वीडियो को सामने रखेंगे, महफूज रखिए। अगर मैं जीत गया तो उसके बाद आप पहले आकर के मुझे दिखाइए कि भाई ये आपने बोला था, और मैं जरूर उसके ऊपर उम्मीद करूंगी सर कि ऐसे ही मुझे वापस आकर दिखाना पड़े कि आपने जो बोला वो आपने करके दिखाया। सर चीता कैंप का एक और मसला है कि पार्किंग, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है लोगों की पार्किंग के लिए। लोग जहाँ दिल चाहे वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ाते हैं, इस वजह से बहुत सारे मसले होते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले इंटरव्यूअर ने भी ये सवाल किया था। रिक्शा और टैक्सी वाले जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइवेट टैक्सीज भी बढ़ गई है, ओला वाली, टूर्स ट्रैवल्स वाली, प्लस आपके काली पीली टैक्सी और ऑटो वाले। इसके अलावा बाइक भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि आसानी से किस्तों पे मिल जाती है। आजकल 18 साल उम्र हुई नहीं बच्चे की कि अब्बा को बोलता है कि भाई 3000 रुपये EMI पे मेरे को दिला दो। तो इसलिए हर गली में अभी 10 बाइक आ गई है। रिक्शा भी है, टैक्सी भी है, प्राइवेट गाड़ियां भी है। अब ये सब खड़ी होगी तो कहाँ? तो लोग क्या करते हैं कि रोड पर, गलियों में, अंदर, आप जो गली में आने जाने का रास्ता है वहाँ पे आप चीता कैंप में एक राउंड मार करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो गली नहीं है, वो पार्किंग की जगह है, बाइक पार्क रहती है। फिर जो रोड होता है, रोड के दोनों साइड जो है जो रास्ता है, जो फुटपाथ है, वो फुटपाथ तो लीगल या इलीगल दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है, हॉकर्स ने कब्जा कर लिया है, वो उस पर तो आदमी चलते नहीं है। अब रोड पर की बात आ गई। रोड पर ऐसा इतना तंग कर दिया है मेन रोड को भी कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती। एक गाड़ी जाएगी तो दूसरा जो है वो खड़ा रहेगा, और फिर आदमी चलेगा कहाँ से? उसी पर आदमी भी चलेगा। रात के समय आप अगर अंदर के रोडों पर जो है वो गुजरोगे तो वहाँ पे दोनों साइड में रिक्शा पार्क मिलेगी, गाड़ियाँ पार्क मिलेगी, दुकानें रहेंगी, उसके पास भी जो है वो पार्किंग लगा देते हैं। बहुत मसला है। अभी हमारे ऑफिस के सामने भी बहुत सारे लोग लगाते थे, मजबूरन हमको कंप्लेंट करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनको ये खुद से, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं ना, आज के जमाने में कोई अनपढ़ है क्या? कोई भी अनपढ़ नहीं है। रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ा लिखा है। उनको खुद को ये नहीं समझ में आता है कि किसी के भी दुकान के सामने, किसी के भी घर के दरवाजे के सामने अगर मैं बाइक या मेरा गाड़ी लगाता हूँ तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं।
रात में जब सोते हैं तब लगाते हैं, कोई बात नहीं, दुकान बंद रहती है, घर बंद रहता है, कोई मसला नहीं है। सुबह में 12 बजे सोकर उठते हैं, दुकान खुलती है 9 बजे, तो 9 बजे से 12 बजे तक जो दुकानदार होगा, जो घर वाला होगा, वो क्या करेगा? दुकान शटर बंद करके रहेगा या दरवाजा बंद करके रहेगा? बाहर कैसे जाएगा? आने जाने में अड़चन नहीं है। तो हमारे जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक, मालक और व्हीकल्स के ओनर्स, उनको मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि इस बात पर ध्यान दें। आप जहां भी रहते हैं उस जगह पर या तो पार्किंग का इंतजाम करें, या पार्किंग की जगह, जैसे मैदान के पास कुछ जगह है, कुछ कब्रिस्तान के पास जगह है, कुछ लोग जो है वो पे एंड पार्क का ये करते हैं, मेन रोड के ऊपर भी पार्किंग है, ऐसी जगहों को इस्तेमाल करें। या हम सब मिलकर के ऐसा कोई सिस्टम बनाए जहाँ पे मॉनिटरिंग के साथ, यानी कैमरा वगैरह लगा के वॉचमैन को रख करके उनको एक 10 रुपया डेली का जो है पार्किंग के चार्जेस दे दे। उसकी वजह से आपका गाड़ी भी सेफ रहेगी, जगह भी सही रहेगी, फिर आप 12 बजे के 4 बजे भी सो करके उठेंगे, कोई परेशान करने नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं होगी। हमारी तकलीफ दूसरे की तकलीफ, दूसरे की तकलीफ हमारी तकलीफ, ऐसा समझने वाला बंदा अगर चीता कैंप में लोग एक दूसरे को इस तरह से समझने लगेंगे तो झगड़े होने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। और वो जो गाड़ियां पार्क रहती हैं, खड़ी रहती है, उसके अंदर रात में बच्चे जो है वो बैठ करके नशा करते हैं, और उसकी वजह से फिर नशा करने के बाद दिमाग तो रहता नहीं है काबू के अंदर, उसमें मारापीटी हो जाती है, उसमें खून भी हो जाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। तो एक चीज अपनी फैसिलिटी के लिए वो पार्क करते हैं कि भाई उसको हमको रखना है, लेकिन उससे कितने सारे नुकसान आते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। समाज में कितना प्रॉब्लम हो सकता है इसकी तरफ नजर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप तो अपनी फैसिलिटी के लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके वजह से और कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं आग अगर बाजू वाले के घर में लगी हुई है तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम आज वैसा कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी जो है वो ऐसा कुछ हो सकता है, जिसका खमियाजा शायद हमारे आने वाली नस्लें भी जो है वो भर ना पाए। तो इसलिए उनसे यही आग्रह है कि बहुत सोच समझ करके अपने लिए जगह ढूंढिए और खरीदने से पहले पार्क करने की जगह को जो है वो सर, ये जो इलीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इलीगल बीएमसी की जगहों को अपना बनाकर अपना नाम दिया जाता है, इन सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? पहला सबसे बड़ा मुद्दा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इसलिए होता है, 95% लोग यही कहेंगे कि नहीं हो सकता। क्यों ऐसा बोलते हैं? ये एक मिसाल हो गया, आपके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि करप्शन जो है वो खत्म नहीं हो सकता, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि करप्शन गलत है, ये आज भी आप मानते हो, उसके ऊपर इतनी सारी कमेटियां हैं, इतनी सारे डिपार्टमेंट्स है जो काम कर रहे हैं, पूरा एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है आपको मालूम है? पुलिस डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन सचिन वजे का नाम सुना ही होगा। हर महीने का 100 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई से वसूली होती थी, डांस बार और जो है वो जहाँ दारू की दुकानें चलती हैं उन लोगों से। तो आप सोचो कि ये तो एक इकाई की बात कह रहे हैं, ऐसे न जाने कितने धंधे होंगे, कितने बिजनेस होंगे, जिसके अंदर हर एक बिजनेस से कितने 100 करोड़ और कितने 1000 करोड़ की वसूली हर महीने होती होगी, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और क्योंकि सबको बराबर हिस्से पहुंच जाते हैं बगैर इन्वॉल्वमेंट किए हुए, तो वो वही आता हुआ माल किसको बुरा लगता है? तो फिर जो है ये कहना कि करप्शन कैसे खत्म होगा, ये तो फिर पॉसिबल नहीं। करप्शन खत्म करने के लिए ये सोच बदलनी पड़ेगी कि गलत चीज को गलत कहो, करप्शन है तो उसको खत्म करने की बात करो। भाई कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर आपसे ये कहता है कि भाई मेरे को इतना चाहिए, तो आप देना बंद करो, ये हमारी गलती है। हम उसको बोलते हैं कि भाई ये 100 रुपये ले और मेरा काम कर दे, कैसे जल्दी कर दे, तो वो 100 रुपये अगर दिन भर में 100 लोगों से लेता है तो कितना हो गया? 10,000 रुपया एक दिन का। एक दिन में 10,000 रुपया, उसकी पगार कितनी होती है? 18,000 होगी, 20,000 होगी, 40,000 होगी। एक दिन का वो 10,000 यानी
30 दिन का कितना हो गया? वो पगार का कई गुना ज्यादा महीने का जो है वो सिर्फ रिश्वत ले रहा है। लेकिन सर बिना लेन देन के तो वैसे भी काम नहीं होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि कहीं ये 10 दिन लगने वाला काम 1 दिन में हो जाए, ये सोच के करप्शन को और बढ़ावा मिल रहा है। यही तो गलत है ना, इसी सोच के ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोच ही हमारी गलत है। अगर इस गलत सोच को हम गलत नहीं कहेंगे तो ये करप्शन कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा बताइए? आप जैसे पढ़े लिखे लोग और आपसे भी ज्यादा और अच्छे पढ़े लिखे लोग, सबका अगर ये मानना है कि सर करप्शन खत्म नहीं होगा तो कैसे होएगा ये? एग्जाम्पल जैसे पासपोर्ट ही ले लो, जैसे पासपोर्ट के काम नहीं होते लोगों के, तो उसके लिए लोग अब पुलिस वालों से तो लड़ नहीं सकते। एजुकेटेड लोग हैं लड़ सकते, लेकिन आम आदमी तो नहीं लड़ सकता उनसे, वो बात ही नहीं करते किसी से। तो उनका ऐसा होता है कि पैसे ले लो, काम खत्म कर दो। तो सर पैसे नहीं देंगे तो वो आगे भी तो उनकी जो आगे की जो काम होते हैं वो आगे नहीं लेकर जाते। नहीं, असल में देखिए ऐसा कैसा है कि इसके अंदर जिम्मेदार हम हैं। हमारी कमजोरी को पहले समझिए कि अगर हम करप्शन को गलत समझते हैं तो हम उसके विरुद्ध काम करेंगे और उसके अगेंस्ट में बात करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में, हमारे दिमाग में ये बात बैठी है या बिठा दी गई है कि करप्शन गलत नहीं है। इस बात को आप समझिए। इसमें अवाम जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच क्या होती है कि काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। भाई जिस काम को अगर 1 हफ्ता लगेगा, आप उसको 1 दिन में कराना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है गलत बात हो गई। यानी आप दूसरे जो लोग हैं उसको बाईपास करके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हुई ना। वो इस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और शॉर्टकट में काम करना चाहता है। शॉर्टकट में आप कभी भी काम करेंगे तो गलत ही काम होगा। 99%, 1% सही भी हो सकता है, लेकिन उस 1% के लिए 99% लोगों को जो है वो क्यों आप जो है वो पीछे रखें, ये भी सोचना चाहिए। अगर हम इस बात को, अपने दिल को और अपने दिमाग को ये बात समझा दे कि गलत को हम गलत ही कहेंगे और गलत काम हम खुद नहीं करेंगे, तो जब हम ये डिसाइड कर लें कि हम खुद नहीं करेंगे और ना बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर मैं खुद सही रहूंगा तो समाज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन अगर मेरे ही दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बगैर 100 रुपया दिए काम नहीं होता, तो 100 रुपया देना ही पड़ेगा, तो ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। जो नेचुरली इस तरीके से दिमाग में बिठा दी गई है, इसको ही तो तोड़ने का काम, इसकी सोच को बदलने का काम, यही हमारा बहुत ही अहम काम है। अगर ये हम नहीं कर सके तो आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। लोग एक दूसरे का खून कर देंगे भाई। अगर जो है वो हो सकता है कि 100 रुपये 200 रुपये के लिए लोग मर्डर कर दे, ऐसा मामला आ जाने वाला है। लेकिन आज हमको उसकी सीवियरिटी का पता नहीं है, इल्म नहीं है। लेकिन आगे चल करके मटेरियलिस्टिक लाइफ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। क्या वो दिन हम देखने के लिए यूं ही दिन गुजारना चाहते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वाकई हम इसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यूनाइटेडली मिलकर के कुछ काम करना चाहिए। आपके माध्यम से जो जिम्मेदार है, जो बीएमसी के लोग हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर्स हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसा कुछ निज़ाम बताइए या बनाइए जिससे उनके जो एरिया के क्षेत्र में जो अधिकारी आते हैं, जो डिपार्टमेंट आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। और रिश्वत की जो कालाबाजारी है वो अगर खत्म नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर जरूर लाए, ताकि हमारे जैसे आशावादी लोगों की आशा जो है वो निराशा में ना बदले। और हो सकता है कि हम एक मर्तबा एक डिपार्टमेंट को सही करने में कामयाब हो गए, थोड़ा भी 10-20% भी, तो हमारे जैसे सोच रखने वालों की तादाद और बढ़ेगी। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि वी विल बी लिविंग इनटू करप्शन फ्री इंडिया। ऐसा मेरी सोच है। सर आप ही ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि करप्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रूफ लेकर आता है तो मैं उनकी मदद करूंगा। सर यहाँ लोग बोलने डरते हैं, तो प्रूफ कहाँ से जमा करेंगे? देखिए यही सोच तो मैं पैदा करना चाहता हूँ कि इसके डर से बाहर निकलिए और किसी भी लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे कोई भी एविडेंस ऐसा आता है तो आई विल बी विद देम। मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। मेरे एरिया में अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे ऑफिस में आइए, मैं उस पर बिल्कुल एक्शन लूंगा और ले ही रहा हूँ। जो भी मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस लेके आता है जिससे
प्रॉपर एविडेंस समझ में आता है कि कुछ इसमें करप्शन है, तो मैं उस मुद्दे को ज़रूर लेता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ। तो आपके माध्यम से यही आग्रह है कि हमारी जो टीचिंग्स है, हमारी जो अच्छाई है, उस पर अमल करने वाले को एक दिया अगर हम जलाएंगे अपने घर में और हर कोई अपने अपने घरों में जलाएगा तो पूरी बस्ती के अंदर रोशनी ज़रूर पैदा होगी। हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर रोशनी के बाद अंधेरा है, ये एक दूसरे को आता जाता रहता है और इसीलिए दिन और रात बनाए गए हैं और इस दिन और रात से बहुत कुछ सीखने मिलता है और इस सीख कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का जो तरीका बताया गया है उस पर सभी लोग अगर एकजुट हो जाए तो हमारे देश में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी फसाद नहीं होगा और ये देश सिर्फ और सिर्फ तरक्की करेगा, सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ेगा और एक दिन नंबर 1 सुपर पावर भी बन जाएगा in respect of all things. It is not in respect of the making of the missiles or the atomic power. It is in all perspectives, in quality, in education, in health, in economics, in everything. अगर हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर एक छोटे से इलाके में ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन करके दिखा दे तो बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल का रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन हर जगह हो सकता है, पूरी दुनिया में हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा और बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में कभी मौका मिला तो आप वापस आएंगे तो ज़रूर उसके बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरिफ सर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी जो ओपिनियन थी लोगों तक, हम होप करते हैं कि हमारे माध्यम से सर की ओपिनियन आप लोगों तक पहुंची हो और अच्छी तक हम अपने लिए एक सीरियसली बहुत एक समझदार और एक सही नेता चुने। इस बार देखते हैं आरिफ सर जैसा या फिर कोई और, ये तो आवाम की बात है, वो जो पसंद करेगी वैसा ही होगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा ही हो, कोई अच्छा ही नेता हमारे पास आए ताकि और आपके जो भी सपने हैं उम्मीद करेंगे आपके जीतने के बाद आप वो सारे पूरे करें। शुक्रिया सर।